नमस्कार, कैसे हैं? मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं पद परिचय पर। पद परिचय शुरू से लेकर अब तक जितना भी मैंने बताया, मैं एक बार शॉर्ट में मतलब क्यों संक्षिप्त विवरण में आपको दे देती हूँ। मैंने बताया शब्द बनते हैं वर्णों से। वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है। इसके बाद जो शब्द हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब उन्हीं शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। उनका अस्तित्व होता है। और व्याकरणिक रूप से जब हम इनका वर्णन करते हैं, परिचय देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पद परिचय। समझ में आया? पद परिचय को जानने के लिए कुछ आवश्यक बातें मैंने यहाँ लिखी थी। किसी भी शब्द का पद परिचय देते वक्त, या यूं कहूं कि व्याकरणिक ग्रामेटिकल बेस के ऊपर जब हम किसी भी पद का परिचय देते हैं, तो किन बातों को हमें जानना आवश्यक है? सबसे पहले हमें संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सभी व्याकरण के महत्वपूर्ण पदों को महत्वपूर्ण शब्दों को और इन महत्वपूर्ण विषयों को जानना आवश्यक है। हमने संज्ञा के बारे में चर्चा की, स्वरनाम के बारे में चर्चा की, और इसी के साथ मैंने एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा था, संज्ञा के दो अन्य भेद कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जिन्हें हम संज्ञा के दो अन्य भेद के बारे में भी जानते हैं, और जातिवाचक संज्ञा के दो भेदों के बारे में के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने स्वरनाम पर चर्चा की। स्वरनाम में पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ जो संबंध होता है। ठीक है। स्वरनाम संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये मुख्य रूप से तीन हैं। संज्ञा क्या है? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। ठीक है। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और वो महत्वपूर्ण हमें नजर आता है, तो वो संज्ञा कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। अब कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो अपने ओहदे के कारण विशेष हैं, उनका नाम विशेष हो गया, वो एक विशेष व्यक्ति हैं, है ना? तो वो कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी समूह के बारे में बात करते हैं, समूह में से किसी एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, या किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, जिसका खुद का कुछ नाम हो, अस्तित्व हो। लेकिन जब हम किसी झुंड के बारे में बात करते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इंग्लिश में आप कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हो ना, वैसे। अब भाववाचक संज्ञा, हमारे मन में जो भाव उठते हैं, और उन भावों को जब हम एक दूसरे की मतलब हंसते हुए, रोते हुए देखते हैं एक दूसरे को, और वो भाव हमें महसूस होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, उसका रोना हमें महसूस हो रहा है, तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे चुकी हूं। संज्ञा के दो अन्य भेद हैं, कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के दो रूप के बारे में भी समझते हैं, जानते हैं। स्वरनाम के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको कहा था वीडियो में कोई मिस्टेक है तो मुझे बताना, मैंने एक मिस्टेक की है। मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक या गलती की है। मैंने बोला संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द स्वरनाम होते हैं, ये गलत है। ठीक है ना? अब देखती हूँ सबकी कैचिंग पावर कितनी थी, जब कमेंट आएंगे तब मुझे पता लग जाएगा। नहीं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो स्वरनाम कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? स्वरनाम के कितने भेद हैं? 6। वैसे स्वरनाम के कुछ उदाहरण जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, यहाँ, वहाँ आदि। स्वरनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक जिसमें वक्ता, श्रोता व अन्य पुरुष होता है, जिसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात करना है, और अन्य पुरुष जो हमारी वार्तालाप में जुड़ जाता है। ठीक है? ठीक है ना? इसके बाद मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक। वाक्य, क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से
कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे हो तुम, और अंत में इंटेरोगेटिव का साइन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, वहाँ प्रश्नवाचक स्वरनाम होता है। स्वरनाम शब्द प्रश्नवाचक होना चाहिए, अर्थात जैसे हम इंग्लिश में WH फैमिली करते मैंने बताया था, है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इसी तरह से कौन, कहाँ, कैसे, इन शब्दों के प्रयोग द्वारा अगर हम किसी व्यक्ति से उसके बारे में या उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी लेते हैं तो वहाँ क्या होता है, प्रश्नवाचक। और वैसे इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसके अंत में क्या लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मुझे आपको ये तो बताने की आवश्यकता नहीं ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया निश्चय और अनिश्चय। निश्चय का मतलब जब हमें कंफर्म है, अच्छे से पता है यह काम हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है, वो निश्चयवाचक है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मेरा दिल्ली जाना कंफर्म है। लेकिन जिसके बारे में हमें ना पता हो, डाउट हो, संदेह हो कि हाँ ये काम हो सकता है, शायद ये किताब मेरी है, शायद, क्या यह कमरा तुम्हारा है, जब हम इस तरह से किसी चीज़ के बारे में कंफर्मेशन लेते हैं, पक्का दृढ़ विश्वास करते हैं या किसी चीज़ के बारे में अपनी राय पुख्ता करते हैं, वहाँ निश्चित होगा। अगर नहीं होगा, अगर राय पुख्ता नहीं हो रही या हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तो वहाँ अनिश्चित होगा, ठीक है। निजवाचक, जब हम अपने द्वारा किए गए कार्यों को स्वयं, खुद, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात दूसरों तक बताते हैं तो वो निजवाचक स्वरनाम है। संबंधवाचक, जो स्वरनाम और क्रिया के बीच में संबंध बताता है, जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये है स्वरनाम। पद परिचयों को जानने की ओर आइए आज हम चलते हैं विशेषण की ओर। मैंने कहा था किसी भी शब्द का परिचय देने के लिए हमें उसके ऊपर अच्छे से समझना पढ़ना होगा, और इससे पहले हमें व्याकरण के इन महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी भी लेनी होगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। देखिए विशेषण क्या है, विशेष और अण क्या बन गया, विशेषण, जो संज्ञा अथवा स्वरनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। संज्ञा अथवा स्वरनाम शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, भारत एक, उदाहरण लिया है मैंने, विशाल देश है, ठीक है। हमारे पास ये एक उदाहरण है, इसी एक उदाहरण से हमें पता लग जाएगा कि वो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता कैसे बताते हैं। देखो एक उदाहरण और लेती हूं, इसकी संस्कृति, मेरी लिखावट थोड़ी सी बिगड़ जाए तो अंदाजा लगा लीजिएगा, हम अपनी बस कार्य की ओर ध्यान दें, लिखावट पर ना जाए, महान है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें संज्ञा छांट लेते हैं। इसमें संज्ञा कौन है, भारत। भारत अपने आप में एक देश है, महत्वपूर्ण है ना, तो ये कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक। क्लियर है सभी को, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत की विशेषता क्या है, वो कैसा देश है, विशाल देश है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। अब तो विशेषता है तो ये कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। ये तो बता दी संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो विशाल है। इसी के बाद देखिए इसकी, अब इसकी क्या है, स्वरनाम है। स्वरनाम की विशेषता क्या है कि महान है। क्या महान है, उसकी संस्कृति। तो ये भी क्या हुआ, विशेषण, कौन सा, गुणवाचक, ठीक है। समझ में आया सभी को। मैं समझ रही हूं कि इस उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। भारत क्या है, संज्ञा है, कौन सी, व्यक्तिवाचक। उस व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता क्या है, भारत कैसा देश है, हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है विशाल देश है।
भारत की विशेषता क्या है कि वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इसकी जगह मैंने कहा था ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वरनाम। तो स्वरनाम की विशेषता क्या है? कि वो महान है। भारत की विशेषता क्या है? कि उसकी संस्कृति कैसी है? महान है। इसकी संस्कृति कैसी है बेटा? महान है। महान भी क्या हो गया? गुण आ गया। तो ये भी कौन सा हुआ? गुणवाचक विशेषण। तो सीधे शब्दों में कहें या संक्षिप्त रूप में कहें या सार निकालें तो क्या निकलता है कि जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया सभी को? इसी प्रकार अब विशेषण के साथ एक और तथ्य जुड़ता है जिसे हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। अब सभी के मन में यह सवाल होगा कि विशेष्य क्या है? देखो, जिन शब्दों की विशेषता हम बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। कैसे? फिर से हम अपना उदाहरण है उसको दोबारा हम पढ़ने में लाते हैं। भारत एक विशाल देश है। हमने यही उदाहरण पढ़ा था ना, अभी इसी उदाहरण को समझा था ना। अब देखो, इसमें हमने भारत को क्या किया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया था ना। विशाल क्या था? गुणवाचक विशेषण था। ये तो हुआ विशेषण और ये हुई संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। लेकिन हमारा विषय फिर से क्या आया है कि विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य जिन संज्ञा या स्वरनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा या स्वरनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। जैसे भारत की हमने विशेषता बताई है ना। विशेषता किसकी बताई हमने? विशेषता बताई है। तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य। सिंपल सा फंडा है। जिन संज्ञा स्वरनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण है, लेकिन जिन संज्ञा स्वरनाम शब्दों की विशेषता बताना होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य। तो भारत इसमें क्या है? विशेष्य। और विशेष्य शब्द की विशेषता क्या है? वो विशाल है। और विशाल कैसे है? गुण के रूप में। ठीक है, मैं आशा करती हूं आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आने पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं विशेषण के भेदों पर। तो अगर हम देखें तो विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है, मैं आपके लिए एक प्रश्न फिर से छोड़ देती हूं यहां। प्रश्न क्या है? विशेषण को इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं? जिनकी इंग्लिश अच्छी है ना वो जल्दी बताएंगे। भूलना मत, मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने वाला हिंदी व्यक्तित्व के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसको हम सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। हमारे मंच को साझा करने के लिए हम अपने पास बुलाएंगे। तो मेरे प्रश्नों के उत्तर देते रहिए, मेरे से प्रश्नों के उत्तर पाते रहिए। और मैंने कहा था कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो एक शब्द से कुछ घटनाएं जुड़ी हैं, उन खट्टी मीठी यादों को मैं आपके साथ ताजा कर लूंगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं कहाँ? विशेषण के भेद पर। कितने भेद बताए मैंने? 4। पहला कौन सा आता है? गुणवाचक विशेषण आता है। दूसरा कौन सा आता है? संख्यावाचक विशेषण आता है। तीसरा कौन सा आता है? कोई बता सकता है मुझे? तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण। चौथा आखिरी है, लेकिन आखिरी नहीं, मतलब कहानी हमेशा चलती रहती है। चौथा कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं? 4। गुण,
संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। ठीक है, ये तो आप सभी को समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण पर बात करते हैं। टॉपिक थोड़ा लंबा है, विषय थोड़ा लंबा है, समझती हूं मैं, लेकिन जितना गहराई से सीखेंगे उतना आसानी से कर पाएंगे, है ना। समुद्र की गहराई में जाने वाला ही तो असली मोती को पाता है। ऐसे ही थोड़ी ना मोती मिल जाता है। अलंकृत होकर हम भी तो खुश होते हैं। उन अलंकारों को बनाने के लिए ना जाने किस किस को कितनी गहराई में जाकर सीखना होता है। तो आइए हम भी सीखते हैं हिंदी को उतनी ही गहराई से, ताकि अपने शब्दों से इस सुंदर से संसार को अलंकृत कर पाए। अलंकृत शब्द के अर्थ को बताएं। दूसरा प्रश्न, अलंकृत शब्द के अर्थ को बता सकते हैं आप बहुत आसानी से। मैंने बताया भी हुआ है, अलंकार का वीडियो किया था। अभी अलंकार का एक वीडियो और करेंगे प्रैक्टिस सेशन के लिए, ठीक है ना, जिसमें मैं कुछ और भेद और कुछ महत्वपूर्ण, यूं कहूं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम कहाँ थे, गुणवाचक विशेषण की ओर। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? देखो, जो विशेषण शब्द किसी के गुण, रूप, रंग, भाव, रूप, रंग, भाव, दोष, स्वाद आदि की विशेषता बताए, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब गुण में क्या आएगा? निशा बहुत मीठा गाती है। निशा संज्ञा है, गाती है उसकी क्रिया है, पर निशा कैसा गाती है? मीठा गाती है। उसके गाने की क्या हो गई? प्रशंसा हो गई। प्रशंसा का मतलब समझते हो ना, उसकी तारीफ हुई है, ठीक है ना, प्रशंसा हो गई। और प्रशंसा में क्या बोला गया कि निशा कैसा गाती है? निशा मीठा गाती है। तो मीठा क्या हुआ? उसके गाने का गुण हुआ। तो कौन सा विशेषण आएगा? गुणवाचक विशेषण। समझ में आया? एक उदाहरण और देखते हैं। नींबू बहुत खट्टा होता है। नींबू का मुंह नाम सुन के ना मुंह में पानी आ गया। उफ, खट्टा होता है भाई, मुझे तो बहुत खट्टा लगता है। बट लेमोनेड मुझे बहुत गर्मी में बहुत पसंद है। नींबू पानी पीने से, नींबू जीरा पानी पीने से हमेशा हमारे जो शरीर के अंदर ठंड और गर्मी का जो तालमेल है ना, वो बना रहता है। शरीर बहुत नॉर्मल रहता है, बॉडी को पानी की कमी नहीं होती। अच्छे से गुण भी बता देती हूँ ना, कभी कभी बता देना चाहिए। हाँ, शेयर कर लेने से कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, अच्छा रहता है। हाँ, मेरा तो मन करता है ना कभी कभी ठंड में भी पी लेती हूँ, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं। चलिए, नींबू कैसा है? खट्टा है। नींबू का स्वाद कैसा है? खट्टा है। तो नींबू के स्वाद की चर्चा हुई कि कैसा था? खट्टा था। कैसा था? खट्टा था, है ना। तो उसके स्वाद के बारे में की, तो स्वाद भी क्या हुआ? नींबू का गुण हुआ। और फिर वो किस में आ गया? गुणवाचक विशेषण में। कहा था ना बहुत आसान है विशेषण को समझना, बस थोड़ी सी जानकारी अच्छे से रखनी है। अब देखो, मुझे बहुत पसंद है दूसरा वाला भाग। क्यों? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या को ले लो। संख्या का मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 1000, 5000, 1,00,000, 10 करोड़, कितने भी हो सकते हैं ना। संख्या तो कोई भी कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि संख्या का तो कोई अंत नहीं। हम कितनी भी लंबी अरब खरब धरब तक बना सकते हैं, है ना। संख्या का मतलब गिनना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, काउंट करने में टाइम कितना लगता है इस बात की कोई हमें वो नहीं है, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, चावल नहीं गिन सकते। तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा, इसलिए पहले बता रही हूं। चावल को हम नहीं गिन सकते, इसलिए चावल का हम क्या करते हैं? तोल करते हैं। जैसे 1 किलो चावल, 2 किलो चीनी, है ना। बोलते हैं ना, आजकल तो सब इंग्लिश में बोलते हैं, भैया 1 kg शुगर लेकिन 1 किलो चीनी, ठीक है, हिंदी में। और जो कपड़ा होता है उसको भी हम गिन नहीं सकते, उसका हम क्या लेते हैं? नाप लेते हैं। जैसे
4 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा आदि। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम गिन ही नहीं सकते, जैसे तारे। आसमान में तारे हैं कितने? अनगिनत। अनगिनत तारे हैं। तारों को गिन सकते हो क्या? कितना बड़ा आसमान है, पूरे विश्व में फैला है, पूरा विश्व उसी आसमान के नीचे है। आसमान क्या है? ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा जिसको नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, या जिसको हम 1 हाथ या 2 गज की ऊंचाई से नहीं ले सकते। ठीक है ना? समझ में आए? ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अब संख्या में क्या आया? जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, जैसे 4, 5, 5वां हिस्सा आदि। उदाहरण के लिए, कक्षा में 5 छात्र हैं। कक्षा क्या हो गई? संज्ञा। छात्र वहां बैठने वाले क्या हो गए? बच्चे। और जो 5 है वो क्या हो गई? उनकी संख्या। तो कक्षा है जातिवाचक संज्ञा, छात्र भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इन दोनों का संबंध है किससे? इससे कि कितने कक्षा में कितने छात्र हैं? 5। तो ये क्या हुआ? इसकी विशेषता क्या है कि 5 ही छात्र हैं। 5 यानी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो वो क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। लेकिन ट्विस्ट है, ट्विस्ट है भाई, ट्विस्ट है, छोटा सा ही ट्विस्ट है। इसके 2 भेद भी हैं, निश्चित, अनिश्चित। ये बहुत आसान है, निश्चित और अनिश्चित। क्यों? निश्चित का मतलब पक्का पता है, अनिश्चित का मतलब नहीं। अब निश्चित में क्या हुआ? मैंने अभी एक उदाहरण दिया ना, एक एग्जाम्पल दिया ना अभी, कि कक्षा में कितने छात्र हैं? 5 ही छात्र बैठे हैं। कितने छात्र बैठे हैं? 5 ही छात्र बैठे हैं। तो हमें कंफर्म है, हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। हाँ भाई, 5 छात्र बैठे हैं। छात्र मतलब स्टूडेंट। ठीक है ना? छात्र मतलब स्टूडेंट। कुछ बच्चे हैं ना जो टोटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मेरे वीडियो से सीख रहे होंगे, है ना? तो उनके लिए थोड़ा मैं ट्रांसलेट भी कर देती हूँ, जरूरी है। अनिश्चित में यहां तो हमें पता है कितने छात्र बैठे हैं? 5। यहां कुछ किताबें बैग में हैं, कुछ किताबें बैग में हैं। बैग इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम इसको हिंदी में भी यूज करते हैं। बैग का मतलब हो गया थैला, और थोड़ी देसी भाषा में बोलते हैं झोला। ठीक है? 2 शब्द बता दिए, याद रखना, थैला और झोला। कुछ किताबें कहाँ हैं? बैग में हैं। अब हमें ये नहीं पता, बैग में किताबें तो हैं पर कितनी? कुछ। अब कुछ में तो 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितनी भी हो सकती हैं। निश्चित नहीं है ना। निश्चित कितनी है? कक्षा में छात्र 5 बैठे हैं, लेकिन बैग में किताबें कितनी है मुझे पता नहीं, कुछ किताबें हैं। अब वो कुछ में इंग्लिश ग्रामर भी हो सकता है, हिंदी व्याकरण भी हो सकता है ना? सामाजिक अध्ययन भी हो सकता है, विज्ञान अध्ययन भी हो सकता है। अब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो वो कौन सा हुआ? अनिश्चित। ठीक है ना? इसके बाद देखिए परिमाण। परिमाण तो मुझे लगता है बहुत आसान है। परिमाणवाचक विशेषण बहुत आसान है, ट्राई करो, इसका आंसर दो कमेंट करके मुझे। परिमाण बहुत आसान है। देखो, ऐसे शब्द जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता नाप तोल में बताए। नाप तोल समझते हो ना? मैंने अभी बताया, अरे भैया 5 किलो चीनी तोल दो। कितनी तोल दो? 5 किलो चीनी तोल दो। 5 किलो चीनी तोलोगे तभी तो मम्मी गूंद के लड्डू बना के खिलाएगी, जिसमें बादाम होंगे, गोंद होगा, आटा होगा, मिक्स होगा, चीनी होगी, कुछ मिठास होगी, ताकत मिलेगी, माइंड दिमाग जो है हमारा अच्छे से चलेगा, हम तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है? 3 लीटर घी भी दो। चीनी कितनी चाहिए? 5 किलो। घी कितना चाहिए? 3 लीटर। कपड़ा कितना चाहिए? 2.5 मीटर। अब कुछ
कुछ वस्तुएं जिनको हम किलो, मीटर, लीटर, ग्राम इनमें नापते हैं, तोलते हैं, क्योंकि चीनी या चावल तो गिन नहीं सकते, आटे को हम गिन नहीं सकते, आटा सूखा होता है, पिस जाता है। अब हाथ में लेके लड्डू जरूर बना ले, है ना, है ना, सही है ना, मैंने सही बोला। तो हम कुछ चीजों को तोलते हैं, किस में, किलो में, ग्राम में, लीटर में नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। या जिन संज्ञा सर्वनाम वस्तुओं की विशेषता नाप तोल के रूप में बताई जाए वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चिंता मत करो, पद परिचय में विशेषण का एक उदाहरण करेंगे हम, जिसमें जो पद का परिचय है विशेषणिक रूप से देंगे, ठीक है। इसके बाद इसके भी दो भेद हैं, सेम, निश्चित और अनिश्चित। सिर्फ भेद का जो मुख्य भेद का जो नाम है ना वो बदल गया है, निश्चित और अनिश्चित की परिभाषा नहीं बदली। क्यों? क्योंकि इनका अर्थ तो वही रहना है ना, खाली नाप तोल के रूप में निश्चित अनिश्चित हो जाएगा और वहां संख्या के रूप में निश्चित अनिश्चित हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है पर पूर्णतः नहीं, कौन सा भेद है विशेषण का, सार्वनामिक। अगर इसको अच्छे से पढ़ो तो आधा तो तुम वैसे ही बता दोगे, क्या, सार्वनामिक अर्थात सर्वनाम। सर्वनाम में क्या आता है, मैं, हम, यह, यहाँ, स्वयं, जो, जैसा आदि, ये सारे क्या हैं, स्वर नाम है। जो स्वर नाम के रूप में, जो स्वरनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा से पहले आ जाए और उसकी विशेषता बता दे वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूं, औरत आ रही है। अब मैंने यहां स्वरनाम जोड़ दिया, वह औरत आ रही है। औरत क्या है, संज्ञा, पर यहां किसी औरत का नाम नहीं दिया, उसकी कोई विशेषता नहीं बताई, तो ये कौन सी हुई, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा औरत, औरत से पहले क्या आ रहा है, स्वर नाम, तो हमें पता है ना औरत आ रही है, लेकिन मैं इशारा करके बताता हूं या बताती हूं, वह औरत आ रही है। देखो वह औरत आ रही है, इशारा किया उंगली से और हमने स्वरनाम का प्रयोग किया और उस औरत की विशेषता हमने स्वरनाम लगाकर बताई है, तो वो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। औरत आ रही है, कौन सी, वह औरत आ रही है। एक और उदाहरण कर लेते हैं, वे लोग नहीं आएंगे, दे आर नॉट कमिंग, वे लोग नहीं आएंगे। वे स्वरनाम है, लोग जातिवाचक संज्ञा का एक रूप था, समूहवाचक, वो है नहीं आएंगे, तुम्हें पता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब कर लोगे, हाँ कर लोगे, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, पढ़ाई में सबसे आगे रहने वाले। आज का विषय हमारा विशेषण। अब देखो विशेषण क्या है हमने जाना, विशेषण के भेदों के बारे में जाना और विशेष्य के बारे में जाना। अब अवस्था के बारे में जान लेते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। कौन सी, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, कोई एक और बता सकता है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आप मुझे बताइए विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। 2 तो मैंने बता दी, अब वो 1 नंबर है, 2 नंबर है या 2 नंबर 3 नंबर है, वो आप बताइए। बताऊं, चलो बता ही देती हूं। मूलावस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमावस्था। हम करते हैं ना डिग्री, डिग्री करते हैं ना इंग्लिश में, डिग्री और वर्ब करते हैं, जैसे मच है ना, याद आया होगा, कट, कुछ याद आया होगा, मच कट। मैंने 2 इजी से एग्जांपल लिए और फिर कट का फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, मच मोर मोस्ट, है ना, मच मोर मोस्ट। इसी तरह हिंदी में भी जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं, ये क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसी तरह हिंदी में भी क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, किस रूप में,
अवस्था किसकी? विशेषण की अवस्थाएं कितनी है? 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मधु, ये मूल रूप है। मूल रूप जो सही है, जिसको हमने कोई तोड़ा फोड़ा नहीं है, वो जैसे है एज इट इज आ रहा है। अब उसका चेंज करते हैं तर लगाकर, तो वो क्या बन जाएगा? मधुत्तर। उत्तम में क्या आएगा? मधुरतम। तो ये है इसकी मूला, ये है उत्तरा और ये है उत्तमावस्था। याद रखना, फर्स्ट डिग्री सिंपल रहेगी, जैसी की जैसी है। मूल शब्द जो है सही सटीक शब्द आएगा। जब उसमें हम तर ऐड कर देंगे तो वो सेकंड बन जाएगा, और जब हम तम ऐड कर देंगे तो वो थर्ड बन जाएगा। ठीक है, थर्ड। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया बच्चे? वेरी गुड, आना भी चाहिए। इसके बाद हम विशेषण की एक और विषय पर चर्चा करते हैं, प्रविशेषण। कोई बता पाएगा? प्रविशेषण, विशेषण जाना, विशेष्य जाना, भेद जाने, तो प्रविशेषण भी तो जानना चाहिए ना। जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। कैसे? देखो, मैं बताऊं उदाहरण? पक्का बताऊं? ठीक है। चंचल बहुत सुंदर है। चलिए अब थोड़ा सा विवरण कर लेते हैं। चंचल क्या है? संज्ञा है। वो कैसी है? सुंदर है। सुंदर क्या है? दिखना उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण है। अब देखो, हमें पता है कि सुंदर तो है विशेषण, और संज्ञा है चंचल, व्यक्तिवाचक है ना। ये की लड़की है, पूरी पहचान है भाई लड़की की। अब इन दोनों के बीच में एक शब्द और है, बहुत। बहुत। चंचल सुंदर है, पर कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। किसकी विशेषता बताइए? विशेषण की विशेषता। हमें विशेषण पता है कि वो सुंदर है, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कितनी कम ज्यादा। वो क्या कह रहे हैं? सुंदर है, लेकिन कितनी? बहुत। तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण। अर्थात जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। चलिए, हो गया हमारा काम। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत कोशिश की है, अपना पूरा प्रयास लगाया है आपको समझाने का। फिर भी यदि आपको कुछ समझ नहीं आता, मुझे कमेंट करके बॉक्स में बता दीजिए। मेरे दिए पूछे गए सवालों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और पाइए आकर्षक सा इनाम। और इसी के साथ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आज के लेक्चर के आखिरी पड़ाव पर। ठीक है ना, ज्यादा बोर नहीं करूंगी, सिंपल सा। पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम किया, विशेषण किया। अब देखो, अगर आपको कोई एग्जाम्पल देता है पद परिचय का, सफेद गाय दौड़ रही है। सफेद गाय क्या कर रही है? दौड़। मैंने ऊपर की ओर लिख लिया ताकि आपको अच्छे से नजर भी आए और आप अच्छे से समझ पाओ। अब इसमें आपको ये बोल दिया, रेखांकित कर दिया शब्द को, अंडरलाइन, रेखांकित बोलते हैं, हाँ, रेखांकित कर दिया, और आपको बोला सफेद शब्द जो रेखांकित किया हुआ है उसका पद परिचय दे। अब ये वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद। पद का व्याकरणिक रूप में जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पद परिचय। अब देखो, सफेद है कौन? गाय। गाय क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो सफेद है। तो सफेद होना क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। अब गाय है, गाय तो मेल तो है नहीं, फीमेल में आ गई है ना, लिंग बदल गया, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अगर यहाँ होता कुत्ता सफेद है या बिल्ली सफेद है, बिल्ली तो स्त्रीलिंग में रहती, कुत्ता होता तो यहाँ हो जाता पुल्लिंग। ठीक है, लिंग के बारे में भी मैं बता दूंगी, स्त्रीलिंग। अब गाय है, एक अकेली है, तो क्या होगा? एक वचन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने गाय की विशेषता बताई है, तो गाय क्या हो गई? विशेष्य। और विशेष्य की हमने क्या बताई है? विशेषता। तो हम क्या लिखेंगे? गाय विशेष्य की विशेषता। ये लीजिए, आसानी से कर लेंगे। अब तो पद परिचय है ना, संज्ञा भी निकालना बता दिया, सर्वनाम निकालना बता दिया, विशेषण निकालना बता दिया। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉपिक
क्रिया विशेषण और क्रिया के साथ। ये टॉपिक थोड़ा दोनों मिक्स है ना, तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, 2 पार्ट में बताऊंगी, लेकिन एक ही दिन में, ठीक है। चलिए, मैं रेणु जैन आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ बहुत। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नई नई चीज़ों के बारे में जानिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नॉकआउट एजुकेशन, जो आपके लिए सरलतम रूप से पढ़ने का साधन जुटा रहा है, एक ऐसा मंच जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। धन्यवाद, मिलती हूँ।